आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जब जब देश में ईमानदारी की मिसाल, सादगी की मिसाल जब दी जाएगी तो शास्त्री जी सबसे ऊपर होंगे। कभी भी भारतीय राजनीति में ईमानदारी, सादगी की मिसाल आएगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे शास्त्री जी सबसे ऊपर रहेंगे। और इनके 18 महीने के शासनकाल को, मतलब ये कह सकता हूं कि 18 महीने का शासनकाल एक ऐतिहासिक शासनकाल है। सन 47 से लेकर आज तक के बीच की बात अगर करूं तो 18 महीने का शासनकाल है, लेकिन वो एक ऐतिहासिक काल रहा। शास्त्री जी के जीवन के ऊपर कुछ कहीं ना कहीं एक प्रकार से कुछ किस्से हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो एक प्रकार से रेल मंत्री रहे थे तो उनके विषय में थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब वो एक बार रेल यात्रा कर रहे थे तो उनको गर्मी का समय था, तो उनको लगा कि उनके डिब्बे में तो बड़ा ठंडक है, कहीं ना कहीं गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा है, तो मेरे कमरे में, मेरे रेल के डिब्बे में, मेरे डिब्बे में इस प्रकार से ठंडक कैसे है। शास्त्री जी ने जब अपने सेक्रेटरी से पूछा तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर, आपके डिब्बे में एक प्रकार से कूलर लगवा दिया गया है। शास्त्री जी ने तत्काल पूछा कि क्या इस रेल के सभी डिब्बों में कूलर लगा हुआ है। उसने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके डिब्बे में लगा हुआ है। शास्त्री जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि यह बताओ कि मैं देश का रेल मंत्री हूं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि सिर्फ मेरे डिब्बे में ही कहीं न कहीं इस प्रकार से कूलर लगेगा। और तत्काल शास्त्री जी ने अगले स्टेशन पर रेल को रुकवाकर उस डिब्बे से कहीं न कहीं कूलर को हटवाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम जनता के मर्म को समझने वाला वो व्यक्ति था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कूलर को हटवा दिया। जिस प्रकार से मेरी पब्लिक चल रही है डिब्बे में, उसी प्रकार से मैं भी बैठकर चलूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में एक इतिहास रच दिया उन्होंने। जब उनके शासनकाल में रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन ये तो थोड़ा सा कहानी और मैं आपको बताता हूं, और ये जो उनके जीवन की सच्चाई से रिलेटेड बातें वो मैं कहीं ना कहीं बता रहा हूं। तो आप अगर उनके जीवन के विषय में और थोड़ा सा जाने तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो अपनी पत्नी ललिता जी के साथ कहीं ना कहीं मार्केट गए और ललिता जी ने कहा कि मुझे कुछ साड़ियों की आवश्यकता है। जब ये साड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार से जो दुकानदार था वो अपना अहोभाग्य समझता है और उसको लगा कि शास्त्री जी स्वयं प्रधानमंत्री हमारी दुकान पर आए हैं। इस प्रकार से बढ़िया जो है साड़ी दिखाने लगा जो उसके पास थी। शास्त्री जी देखते रहे और शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकता हूं, आप थोड़ी सस्ती दिखाइए। दुकानदार ने कहा कि प्रभु, आप कहीं ना कहीं मैं गिफ्ट देना चाहता हूं, ये मेरा अहोभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री मेरी दुकान पर आया है। शास्त्री जी नाराज हुए। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत बात है, मैं इस साड़ी को नहीं खरीद सकता हूं, आप सस्ता दिखाइए। इस प्रकार से दुकानदार ने थोड़ा सस्ता दिखाया, उसकी रेट बताया। शास्त्री जी ने कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी है उसको बताइए। और इस तरह से बड़े संकुचित होकर उस दुकानदार ने अपनी कहीं ना कहीं दुकान से सबसे सस्ती साड़ी जब शास्त्री जी को दिखाया तो शास्त्री जी ने उन सस्ती साड़ियों में से 2 साड़ी खरीद कर कहीं ना कहीं पैसा देकर, जब दुकानदार ने पैसा लेने से इनकार किया तो नाराज हो गए और पैसा देकर चले आए। आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि क्या देश की राजनीति में इस प्रकार के नेता आज भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। इसीलिए मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं कि भारतीय राजनीति में क्या इस प्रकार की सोच के, इस प्रकार की विचारधारा के लोग अब बचे हैं। शास्त्री जी के कहीं ना कहीं इन विचारों को पूरे भारत के जन जन तक पहुंचाना चाहिए, यह मैं कहने के लिए आया हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री थे तो सरकारी कार का उपयोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए कभी नहीं किया करते थे। सरकारी कार का उपयोग, सरकारी जो कार उनकी थी वो सिर्फ कहीं ऑफिस जाने आने के लिए थी, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं थी। एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने उनसे बिना अनुमति लिए वो सरकारी कार को लेकर कहीं चले गए थे। उनको मालूम पड़ा, बहुत नाराज हुए और नाराज होने के बाद अपने सचिव को बुलाया और कहा कि जाकर देखो उसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। इस प्रकार से मालूम पड़ा कि शास्त्री जी ने जितने किलोमीटर गाड़ी चलाई थी उनके पुत्र ने उतने कुल मिला के किलोमीटर का पैसा शास्त्री जी ने अपनी जेब से पे किया।
उन्होंने कहा यह गाड़ी सिर्फ सरकारी काम के लिए है। इस प्रकार से आप समझिए कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की नैतिकता, भारतीय राजनीति का मापदंड कहां पर था और आज कहां पर चला गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर थोड़ी सी बात को और मैं कहना चाहता हूं। एक बार की बात है कि कुलदीप नैयर साहब, जो उनके कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत बड़े पत्रकार भारत के हुए, उनसे अच्छे संबंध थे। कुलदीप नैयर साहब जब उनके बंगले पर उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा तो अचंभित हो जाते हैं। और कुलदीप नैयर साहब ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि शास्त्री जी के जब मैं बंगले पर गया तो सभी कमरों की लाइट बंद थी, केवल एक कमरे की लाइट जल रही थी जिसमें वो बैठे हुए थे और समाचार पढ़ रहे थे, यानी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। कुलदीप नैयर ने पूछा कि सर, आपने सभी कमरों की लाइटें क्यों नहीं जलाई हैं? शास्त्री जी ने कहा कि यह दुरुपयोग होगा और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन सभी कमरों की लाइट में जलाऊंगा तो उसका बिल मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इस तरीके से एक प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे वो गुदड़ी का लाल, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला कितनी सादगी से भरा हुआ था। एक प्रसंग मैं और आपको कहीं ना कहीं उनका सुनाना चाहता हूं। घर के लोगों ने बहुत जिद किया कि प्रभु, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपके पास अपनी कोई व्यक्तिगत कार नहीं है, आपका व्यक्तिगत मकान नहीं है। ठीक कहा तो कहीं ना कहीं शास्त्री जी ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे अपने अकाउंट को चेक करने दीजिए। और जब अकाउंट में मालूम पड़ा तो मात्र 7,000 रुपए थे। उस समय कार की कीमत इस प्रकार से 12,000 थी। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 5,000 रुपए बैंक से लोन लिया और 5,000 बैंक से लोन लेकर अंततः कहीं कहीं वो कार खरीदते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोन की किस्त जा रही थी उसी दरमियान ताशकंद में इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है और वो लोन अभी चुकता नहीं हो पाया था। बैंक ने कहीं ना कहीं शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को कहा कि हम इस लोन को माफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा खुददार निकली। ललिता जी ने कहा नहीं, हम इस बैंक का लोन कहीं ना कहीं बराबर भरेंगे, इसकी किस्त भरेंगे। और 4 वर्षों के अंदर शास्त्री जी के मरने के बाद भी उस बैंक का लोन पूरी तरह से उनके परिवार ने भरा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी के इन कहीं ना कहीं प्रसंगों को सुनने के बाद अब हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार के नेता आने चाहिए, किस प्रकार के लोग आने चाहिए। जो हमारे और आपके मर्म को नहीं समझ पाएगा उसको कहीं ना कहीं हम लोग असेंबली में नहीं पहुंचने देंगे। इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूं, जब तक भारतीय राजनीति रहेगी तब तक शास्त्री जी के ये विचार आदर्श कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं शास्त्री जी हमारे दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय जवान जय किसान।